Very good evening, dear students. This is a class of Dheeraj sir from Vatsalabhai Vanmadi School of Scholar Armory, and we are studying social science of standard 8th. And we already started our civics lesson number 20, Indian Constitution. Background of formation of Indian Constitution we have already studied, and the main ideas of the Indian Constitution. Main ideas of the Indian Constitution means the features of the Constitution we have already studied. All the features of the Indian Constitution already mentioned in the preamble of the Constitution, which is the introductory document of the Constitution, which was written by Pandit Jawaharlal Nehru. So sovereign, socialist, secular, democratic, republic, justice, liberty, equality, fraternity और फ्लैटर्निटी, ये सारे वर्ड्स का, ये सारे फीचर्स का एक्सप्लेनेशन हमने लास्ट पीरियड्स में देख लिया है. Already I explained the further topic that was the constitution and the laws. Constitution and the laws, this topic I already explained. इसमें मैंने बोला था, एक्सप्लेन किया था कि जो अल्टीमेट लॉज है हमारे देश के लिए, अल्टीमेट जो लॉ है वो है कॉन्स्टिट्यूशन. उसी के स्पिरिट के साथ हमारे देश में लॉज बनते हैं. इफ़ एनी लॉ इज़ पास्ड बाय द लेजिस्लेचर विच इज एंड दैट वायलेट्स द राइट्स ऑफ द पीपल और विच इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द कॉमन पीपल, सो दैट कैन बी डिक्लेयर एज नल एंड वॉइड. It means the law can be cancelled by the Supreme Court, and that is why the Supreme Court of India acts as the custodian of the Indian Constitution or the guardian of the Indian Constitution. ठीक है. सो ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन की है. नाउ वी आर मूविंग टू द फर्दर टॉपिक. सो स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर बहुत ईजी है, जिसमें आपको समझाने की कोशिश की गई है कि देयर शुड बी द लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री. अगर आप लॉ एंड ऑर्डर के साथ कंट्री को रूल करते हो या गवर्न करते हो तो कंट्री कैन रन स्मूथली. और जो लॉ बनते हैं वो लॉ कॉमन पीपल के इंटरेस्ट में ही होने चाहिए. तो इसलिए हमारे नेशन मेकर्स ने ऑलरेडी कुछ बेसिक फ्रेमवर्क्स टू प्रिपेयर न्यू लॉज ऑलरेडी दिए हुए हैं, और वो जो उन्होंने बताया है, जो गाइडलाइंस दिए हैं वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हैं. और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ देश चलता है कि नहीं चलता है वो चेक करने का काम सुप्रीम कोर्ट को करना होता है. और सुप्रीम कोर्ट, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके. तो लेकिन फिर भी आपको एक बात बताई थी कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास मेजॉरिटी होती है या गवर्नमेंट में जो लोग होते हैं वो लोग समटाइम्स दे कैन पास्ड द अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, और वी कैन से दैट लॉज नॉट मोर बेनिफिशियल फॉर द कॉमन पीपल. तो ऐसे वक्त हम क्या कर सकते हैं? ऐसे वक्त हम उन लॉज को अपोज कर सकते हैं, हम अपना डिसएग्रीमेंट शोज़ कर सकते हैं, और उसे बोलते हैं डिसेंट. उसे क्या बोलते हैं? डिसेंट. उसे बोलते हैं हम अपोज करना, विरोध करना, विच इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल और विच इज़ नॉट इन द फेवर, और यू आर नॉट लाइकिंग समथिंग, तो यू कैन स्टार्ट डिसेंट मीन्स डिसएग्रीमेंट रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर थिंग. सो चलो समझते हैं लॉज एंड डिसेंट. सो स्टूडेंट्स, लॉज आर फॉर्म्ड एंड फॉर्मुलेटेड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. यस, वेलफेयर यानी कि अच्छाई के लिए, लोगों के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए लॉज बनते हैं, कुछ अच्छा करने के लिए. बट सम लॉज बिगिन टू क्रिएट डिफ़िकल्टीज़ फॉर द पीपल. लेकिन कुछ लॉज कभी कभी क्या होता है कि डिफ़िकल्टीज़ पैदा करते हैं कुछ लॉज. अगर हम बात करेंगे तो अभी प्रेजेंट सिचुएशन में एग्रीकल्चरल लॉज गवर्नमेंट ने पास किया है. सो सम आर इन द फेवर ऑफ द एग्रीकल्चरल लॉज बट सम आर नॉट इन द फेवर ऑफ द एग्रीकल्चरल लॉज. तो दोनों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आकर डिस्कशन करना पड़ेगा, और जो भी अच्छा है या जो भी मीन है या जो भी कंक्लूजन है जो लोगों के वेलफेयर में हो वो लॉज बनने चाहिए. तो इसलिए अगर आपको अधिकार नहीं है डिसेंट का, मीन्स डिसएग्रीमेंट का, तो सरकार जो है डोमिनेटिव रूल्स या लॉज बना सकती है. तो ये ना हो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑलरेडी हमको डिसेंट का पावर दिया है. ठीक है. सो बट सम लॉज बिगिन्स टू create difficulties for the people are called bad laws.
सो जैसे कि लास्ट टाइम अगर आप लोगों को पता है, आपने न्यूज़ आप पढ़ते हो, आप टीवी देखते हो, स्पेशली आप न्यूज़ देखते हो, तो यू कैन अवेयर विद द करंट सिचुएशन ऑफ द कंट्री। अगर आप न्यूज़ वगैरह नहीं देखते हो या पेपर रीडिंग नहीं करते हो, सो यू कांट बी अवेयर अबाउट द करंट सिचुएशन। और मेरा ये सजेशन है कि आप लोगों को हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड द इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझनी है। तो आप लोगों को न्यूज़ पढ़ना, न्यूज़ देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो तभी आपको बुकिश नॉलेज समझ में आएगा, बुकिश नॉलेज को आप रिलेट कर पाओगे करंट सिचुएशन के साथ। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कि नोटबंदी है, या मीन्स डिमोनेटाइजेशन ऑफ नोट्स है, या फिर बीफ का बैन है, या फिर जो अभी एनआरसी लागू करवाना चाहता है गवर्नमेंट, तो वो सारी चीज़ों के लिए कुछ लोगों ने, या जिन लोगों को डाउट था, उन लोगों ने उसको अपोज़ किया, और ये अधिकार भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने ही दिया हुआ है, ठीक है। सो पीपल अपोज ऑल सच बैड लॉज, so there is always a spirit of dissent in case of bad laws, along with the spirit of acceptance and obedience in case of good laws। मतलब कि हम लोगों को ऐसा नहीं कि सभी लॉज को हमको अपोज करना है, हम लोगों को एक्सेप्ट और ओबीडियंस नेचर भी रखना है, वॉट एवर द लॉज मेड बाय द गवर्नमेंट, उसके लिए अगर जो अच्छा है वो, अगर कुछ अच्छा नहीं है, इफ़ दैट वायलेटिंग यूर इंटरेस्ट, तो आप लोग उसको डिसेंट कर सकते हो, आप डिसएग्रीमेंट शोज कर सकते हो। इवन अंडर द इम्पेरियलिस्ट पावर, अगर आप लोगों को आपके हिस्ट्री के बारे में पता होगा कि इम्पेरियलिस्ट पावर यानी कि जब हमारे देश में बाहरी लोगों का रूल था, जैसे कि ब्रिटिश की बात करेंगे, लाइक द ब्रिटिश इन इंडिया, द पीपल वुड डिसेंट समटाइम्स एट द रिस्क ऑफ देयर लाइव्स। उस टाइम लोग अपनी जान की परवाह न करते हुए भी कुछ लॉज को अपोज करते थे। सो दे अपोज्ड ईच एंड एवरी अनजस्ट एंड द इलीगल लॉ पास बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जैसे कि एग्जांपल है, और आप सबको तो पता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज नॉट टोटली इन फेवर ऑफ द कॉमन पीपल। वो अपने हिसाब से जो उनके कंट्री को या उनको जो अच्छा लगे, उनके बेनिफिट में जो हो, वैसे ही लॉज वो प्रिपेयर करते थे। सारा रिसोर्सेस हमारे देश का यूज़ करते थे, लेकिन जो बेनिफिट है वो अपने देश लेके चाहते थे, उनको हमसे कोई मतलब नहीं था। तो ये सारी चीज़ों को अपोज करने के लिए कॉमन लोगों ने रास्ते पे वो उतर आए, उन्होंने अपोज किया, डिसएग्रीमेंट शो किया, जो भी डिसकंटेंट था उनके खिलाफ, जो भी असंतोष था ब्रिटिशों के खिलाफ। जैसे कि 1878 की बात करते हैं, द पीपल अपोज द वर्नैकुलर प्रेस एक्ट। वर्नैकुलर यानी कि जो हमारे जो रीजनल लैंग्वेजेस है, हमारे लोकल लैंग्वेजेस में जो भी पेपर आते थे, तो उन पेपर को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था। उसको उन्होंने एक लॉ पास किया था जिसको बोलते हैं वर्नैकुलर प्रेस एक्ट। व्हेन इट ट्राइड टू पुट रेस्ट्रिक्शंस ओनली ऑन द वर्नैकुलर पेपर्स, जो लोकल लैंग्वेज के पेपर्स के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस सरकार के खिलाफ लिखना नहीं है, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी। बट उन्होंने उस वर्नैकुलर प्रेस एक्ट में से इंग्लिश पेपर को एक्सक्यूज़ दिया था, ठीक है। सो लिविंग द इंग्लिश पेपर्स, उन्होंने सिर्फ हमारे वर्नैकुलर पेपर्स के ऊपर ये रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे। सो उसको लोगों ने अपोज किया। सिमिलरली व्हेन अनदर अनजस्ट लॉज वाज पास्ड इन 1905 को भी एक लॉ पास किया था, जिसमें से पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ। मीन्स बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया गया था ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। बट ऐसा कुछ नहीं था। बंगाल को पार्टीशन का जो मेन मोटो था गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट का, कि हम लोग हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड करें, ठीक है। तो वो उनका एक था। आई विल एक्सप्लेन यू इन दिस टॉपिक इन हिस्ट्री। तो ये एक इलीगल लॉ था। द पीपल अपोज्ड इन टूथ एंड नेल। आफ्टरवर्ड, टूथ एंड नेल का मतलब है फियर्सली ऑल गैदर्ड टुगेदर अगेंस्ट दिस लॉ, यानी कि बहुत ज़ोर शोर से इस लॉ को उन्होंने अपोज किया। उसके बाद एक और लॉ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था,
The salt law formulated by the British was such a bad law. Salt law, it was passed by the government of British government in 1930. तो इसको भी हमारे लोगों ने अपोज किया. जो कॉमन पीपल के यूज़ में आने वाला, या सभी लोग तो सॉल्ट खाते हैं और ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही बनता है, तो इसके ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया है. ये जो नीडी है सबके लिए, कॉमन लोगों के लिए बोलो या सबके लिए ये नीडी थिंग है. इट इज़ ए व्हाट वी कैन से फंडामेंटल आइटम्स, फूड आइटम्स है ना, ये मूलभूत आवश्यक चीज़ है. सो द सॉल्ट लॉ फॉर्मुलेटेड बाय द ब्रिटिश वाज सच ए बैड लॉ इन ऑर्डर. और इसमें क्या था कि उन्होंने टैक्स लगाया था जिससे जो नमक है वो महंगा हो गया था. इन ऑर्डर टू वॉयलेट द सॉल्ट लॉ, और ये सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए, वॉयलेट करने के लिए, तोड़ने के लिए गांधी जी मार्च फ्रॉम हिज आश्रम फ्रॉम साबरमती टू दांडी. दांडी इज़ द नियर बाय विलेज ऑफ द कोस्टल एरिया ऑफ अरेबियन सी इन गुजरात. A small village on the seashore of Gujarat, it is known as the Dandi March. He made salt from the sea water at Dandi and violated the salt law. और उन्होंने अपने फॉलोअर्स के साथ 385 किलोमीटर का डिस्टेंस, 385 का डिस्टेंस जो है, किलोमीटर का डिस्टेंस, उन्होंने साबरमती टू दांडी क्रॉस किया और वहाँ पे जाके उन्होंने नमक बनाया और नमक का यूज़ किया. सो at his call the people began to started opposing. Defy मतलब oppose laws and orders of the government which are illegal. There were हड़ताल्स, strikes and demonstrations. हम लोग बोलेंगे marches, उपोषण, अनशन वगैरह आप लोगों को पता है. हड़ताल्स, strikes and demonstration all over the country. The people boycotted the foreign goods and refused to pay taxes. Soon this government gained strength. द गवर्नमेंट फॉलोड अ रिप्रेसिव पॉलिसी. और आप लोगों को पता है कि फिर भी जो ये सारी डेमोन्स्ट्रेशंस होते थे, लेकिन सरकार के पास वेपन्स थे, एक ट्रूप्स था, सेना थी, एक डिसिप्लिन्ड गवर्नमेंट था, पॉलिसीज़ थे, तो वो इजीली हमारे ऊपर जो है वो हमको दबोच लेते थे. ऑपरेसिव पॉलिसीज़ बनाकर हम लोगों को चुप करा देते थे. The Congress was declared illegal. The Congress was declared illegal, यानी कि जो हमारे देश में एक 1885 में हमारे देश में एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्मुलेट की गई थी टू वर्क फॉर द कॉमन पीपल. जो कॉमन लोगों के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, ये पॉलिटिकल वे में, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, संगठित वे में लोगों सरकार के सामने रखे, इसलिए एक पार्टी बनाई गई थी जिसका नाम है कांग्रेस. और कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है. तो एलन ऑक्टिवियम ह्यूम ने हमको सपोर्ट किया था टू फॉर्मुलेट द पॉलिटिकल पार्टी. और हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि और इसको इलीगल कर दिया था कि सरकार ने देख लिया था कि कांग्रेस के जरिए लोग हमको अपोज कर रहे हैं. So all leading Congress men, including Gandhi ji and Jawaharlal Nehru, were put behind bars, यानी कि प्रिजन बनाया गया, उनको जेल में डाल दिया गया. लाठी चार्जेस, अरेस्ट एंड हेवी फाइन्स बिकेम द ऑर्डर ऑफ द डे. तो लाठी चार्जेस हुई हमारे, नॉट ओनली पंडित जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, बट आल्सो द वेरियस लीडर्स, कांग्रेस लीडर्स या नॉन कांग्रेस लीडर्स, ये सब लोगों को बहुत कुछ सहन करना पड़ा. लाठी चार्जेस, अरेस्ट एंड हेवी फाइन बिकम्स द ऑर्डर ऑफ द डे. द ऑपरेसिव मेजर्स टेकन बाय द ब्रिटिश कुड नॉट स्टॉप द मूवमेंट. लेकिन गवर्नमेंट इसको चुप नहीं कर पाए हम लोगों को, और हमने ग्रेजुअली बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट फॉर्म किया अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट. ऑन द अदर हैंड they created great political unrest in the country. The British government was forced to call the first round table conference in London in 1930 to solve the constitutional problem of India. तो हम ये बोल सकते हैं कि जैसे जैसे एट द बिगिनिंग ऑफ द रूल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट हम आगे बढ़ते गए, तैसे तैसे हमारे देश में पॉलिटिकल अवेयरनेस आने लगा और हमने बहुत स्ट्रॉन्ग वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपोज किया, विरोध किया. और इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को लंदन में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करना गया था
और 1930 में, जिसमें गांधी जी शामिल हुए थे, लेकिन ऐसा कुछ सॉल्यूशन नहीं निकला था और वो खाली हाथ वापस आए थे और फिर से उन्होंने दूसरे मूवमेंट को लॉन्च किया। तो ये है बात। फाइनली मुझे ये बोलना है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे हमारा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो या कोई भी गवर्नमेंट हो, अगर कॉमन लोगों के इंटरेस्ट में कोई लॉज बन नहीं रहे तो देयर शुड बी द राइट टू द पीपल टू शो डिसएग्रीमेंट अगेंस्ट दैट अनफेयर लॉज, और उसे ही बोलेंगे डिसेंट। और वी आर वेरी लकी, वी आर वेरी प्राउड कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको ये डिसेंट दिया है। तो ऐसे नहीं कि सभी लॉज को हमको अपोज करना है, ऐसे ही लॉज को अपोज करना है जो हमारे फेवर में नहीं है, ठीक है, ताकि सरकार को भी पता चले कि हम उनको कैसे लॉज बनाने हैं। तो ये रहा हमारा चैप्टर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो ऑल अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आई ऑलरेडी एक्सप्लेन। अगर आप लोगों को कुछ बातें समझ में नहीं आती है सो यू कैन आस्क मी, and you have to start to attempt the exercise which is given on page number 142. Question number A, question number B and question number C you have to do. I will explain you question number D later how to write, but ये objective questions आपको attempt करने हैं which is in your notebook. Thank you very much.